बैंक कितने लोग देखे? अरे गए हैं बैंक, बैंक गए हैं। बैंक का कभी काम काज कैसे होता है? बैंक आज जो हम लोग बैंक को देख रहे हैं, प्राचीन काल में बैंक क्या थी, मुगल काल में बैंक की क्या व्यवस्था थी, आधुनिक काल में बैंक कैसे बना, इस पे कभी हम लोग गौर फरमाए? आइए आज का हम लोग का जो लेक्चर इसी पर रहेगा, बैंक। बैंक होता क्या? ठीक है, सबसे पहले हम अगर बात करें बैंक का, बैंक सभी लोग हमें जानते हैं। बैंक जैसे कि एसबीआई हो गया, कुछ प्राइवेट बैंक हैं, कुछ सरकारी बैंक हैं, है ना, बहुत सारे बैंक हैं, उसमें प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी, है कि नहीं? तो पहले हम लोग इसका कामकाज का स्थिति को देखते हैं, ये कार्य करता कैसे। इसका अच्छा कल्पना की हो कभी बैंक, कभी सोचे हो कि बैंक जो कुछ लोग पैसा वहां जमा करते हैं और फिर पैसा वो किसी को दे देता है, तो फिर इसको ये इनकम होता कैसे? होता है ना, तो इनकम होता है किसके द्वारा? इंटरेस्ट के द्वारा। तो आओ एकदम सरल भाषा में हम लोग समझते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक, अब यहाँ मान लीजिए कोई राम है, राम नाम का कोई व्यक्ति है, और कोई मान लीजिए श्याम नाम का व्यक्ति है, ठीक है। अब ये राम जो है, राम का अगर हम बात करें मंथली इनकम राम का अगर हम बात करें तो वो 30,000 रुपया। कितना है? 30,000 रुपया। अब राम का अपना घरेलू खर्चा भी तो होगा, अरे कुछ तो कुछ खर्चा होगा ना, बच्चा को स्कूल में फीस देना, राशन लाना, या फिर और भी बहुत सारा काम ऐसा होगा जिसमें वह कुल खर्चा कर लेता है मान लीजिए 20,000 रुपया। 20,000 रुपया खर्चा किया। अब उसके पास जो बचत हो गई है ना, जो बचत राशि है वो कितना है? 10,000 रुपया। बचत राशि है 10,000। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का है, इसका नाम है श्याम, और ये श्याम का जो इनकम है अगर हम बात करें, श्याम का मंथली इनकम जो है इसका भी 30,000 रुपया, ठीक है। राम बहुत अच्छा लड़का था, अपने परिवार को लेकर चलता था, सब कुछ करता था, वो पैसा भी बचाता था, यानी कि 10,000 रुपया वो सेविंग भी करता था। उसी में अगर श्याम की बात करें तो श्याम अपना घरेलू खर्चा वगैरह करते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए टोटल इसका खर्चा होता था 25,000, ठीक है। अब इस जनाब को जो 5,000 रुपया सेविंग हो रहा है ना, इसका सेविंग, वो सेविंग नहीं करके ये कहीं पे उड़ा देता था 5,000 रुपया जुआ वगैरह में, ये भी पैसा इसका खत्म। मतलब इसका पूरा पैसा जो है 30,000 रुपया वो टोटली खत्म। अब ये राम 10,000 रुपया पैसा रख रहा है, ठीक। अब एग्जांपल लेते हैं कि श्याम जो है पैसा मांगा होगा राम से कि भाई मुझे पैसा की कुछ आवश्यकता है, पैसा दो, लेकिन राम जो है उस पैसे को नहीं दिया होगा, बोला होगा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, और वो पैसा को नहीं दिया, ठीक है। अब श्याम को दिमाग में आएगा कि भाई ये पैसा दे नहीं रहा, तो फिर जाए कहाँ? तो वो जाएगा कहाँ? फिर बैंक के पास। कहाँ जाएगा वो? बैंक के पास। अब बैंक के पास जाता है, और देखिए बैंक जो है इस दोनों से कैसे अपना बैंक को चला रहा है ये समझ में आएगा अभी आप लोग। तो इसके पास बचत है और इसके पास बचत नहीं है, इसको भी पैसा की जरूरत है, और ये अपना पैसा को कहीं ऐसा जगह सुरक्षित रखना चाहता है कि इन फ्यूचर उसको पैसा की क्या हो जाए, जरूरत पड़े तो वो पैसा निकाल सके, और साथ ही साथ उसके एवज में कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाए, ठीक है। अब ये राम जो है इस बैंक में पहुंचा, अब बोला कि सर हमको 10,000 रुपया अपना, ये 10,000 जो है ये 10,000 रुपया बैंक में रखना है, बैंक में रखना है। अब देखो बैंक में रखने से इसका पैसा का बहुत सारा लाभ है ना, एक तो पैसा सुरक्षित रहेगा, पैसा जब मन तब चाहे निकाल सकता है, और साथ ही साथ इस पैसा कुछ ना कुछ उसको ब्याज भी मिल जाएगा। बैंक में गया, बैंक वाला बोला कि ठीक है आप मेरे को 10,000 रुपया दो, मैं आपको पैसा को रखूंगा, और रखने के एवज में भी मैं आपको कुछ परसेंटेज दूंगा। तो एग्जाम्पल के रूप में ये 10,000 रुपया जमा किया, और बैंक जो है राम को पैसा रखने के लिए कि आप मेरे पास पैसा छोड़ दीजिए, उसके एवज में राम को जो है वो 4% देता है। देखिए ना, पैसा आप लोग जमा करते हैं बैंक में तो मिलता है ना, उसका इंटरेस्ट कुछ मिलता है नहीं मिलता है। अब ये 4% इसको मिला, किसको दे रहा है? ये राम को दे रहा है। कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। ये बैंक दे रहा है इसको 4%, याद रखना, ठीक है। अब श्याम आया दौड़ दौड़ी, कहाँ? बैंक। श्याम आया, मैनेजर साहब हमको पैसा का बहुत जरूरत है, पैसा हमको आप दे दो यार, कुछ मदद करो, ठीक है। तो आप फॉर्म भरिए, आधार कार्ड लाइए, ये लाइए वो लाइए, आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं कर्जा के रूप में। उसके बाद अगर आपका ट्रांजेक्शन अच्छा रहा तो फिर हम आपको लोन बढ़ाएंगे, ऐसे होता है ना लोन, छोटा मोटा लोन। अब इसमें क्या हुआ कि श्याम जब बैंक आया, इसको 10,000 रुपया कर्जा लेना था, आया तो बैंक वाला बोला सुनो श्याम, तुमको हम पैसा 10,000 रुपया 5% पे देंगे। राम को कितना परसेंट दिया? और श्याम से कितना परसेंट ले रहा है? बात समझ आए? तो श्याम से ये बोला कि मैं तुमको पैसा दूंगा तो 5% पे दूंगा, तो बैंक वाला जो है वो श्याम को 10,000 रुपया दिया, क्या? लोन। क्या दिया? लोन। और कितना परसेंट पे? 5% पे दिया। अब जरा देखो, अब जरा सोचो ये बात को, यार 4% इसको दिया और 5% इससे लिया, तो बचा कितना इसके पास? 1%। यानी कि बैंक जो है वो 1% पे काम कर रहा है, समझ रहे हो? बैंक 1% पे काम कर रहा है। तो ऐसे तो बहुत सारे धारक होंगे ना इसके पास, ऐसे तो बहुत सारे धारक होंगे जो आते होंगे
पैसा मांगते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक जो है एक वित्त संस्थान तो है, वित्त संस्थान है, लेकिन साथ ही साथ क्या बैंक को हम लोग बिचौलिया भी कर सकते हैं? बिचौलिया, इस दोनों के बीच का बिचौलिया है। क्या इसको हम लोग एक तरह से दलाल कर सकते हैं? कर सकते हैं दलाल, कि दलाल पे काम कर रहा है, इससे पैसा दे रहा है, 4% इसको दे रहा है, और 5% इससे ले रहा है, और 1% पे अपना काम कर रहा है। और अगर आप सोचिए कि 1% पे अगर ये काम कर रहा है तो भाई ये सिर्फ 1% एक कस्टमर का बात है, इसके पास दिन भर में कितना कस्टमर आता होगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार से बैंक आपका चलता है। हिंदुस्तान में बहुत सारे बैंक हम लोग अभी कवर करने वाले हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहला बैंक कब खुला, कब एसबीआई का गठन हुआ, कब आरबीआई का गठन हुआ, समझ रहे हैं? ये सब अभी कवर करने वाले हैं। कितना राष्ट्रीयकरण कब किया गया बैंक का, कब कब किया गया, वो देखने वाले हैं। आरबीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब यहाँ बैंक समझ में आया कि बैंक काम कैसे कर रही है, यानी कि इससे एक से पैसा लो, दूसरे को पैसा दो, और जो 20 में प्रतिशत आता है उसी से बैंक काम करते हैं। यानी कि बैंक को हम लोग वित्तीय संस्थान के रूप में तो जानते ही हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग बिचौलिया भी कर सकते हैं, दलाल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो बैंक को हम लोग समझ रहे कि बैंक कैसे क्या करती है। अगर हम बात करें प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में रेडी है, प्राचीन भारत में अगर हम बात करेंगे, आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी, है ना? तो सबसे पहले तो सिंधु सभ्यता आया और फिर वैदिक सभ्यता आया। तो वैदिक सभ्यता में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, लिखे गए ना ग्रंथ सब, उसमें किसी ग्रंथ में जिक्र किया गया है बैंक के बारे में, ठीक है। तो उसको तो प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता जो थी ना, उस समय में वहां पे उल्लेख किया गया है, और वो उल्लेख आप देख सकते हैं नवपत्रता या फिर नवलेखा, जहां पे आप देखेंगे किया कि भैया ब्याज, समझते ना, ब्याज जिसको आप किसी को पैसा देते हैं, मान लिया आप हमसे लिए कितना, 5,000 रुपये लिए, 10,000 रुपये लिए, हमको कहा आपको 3% देंगे, तो 10,000 का 3% कितना हुआ? अरे 10,000 का 3% कितना हुआ ढक्कन? हे प्रभु आनंद दाता, कितना हुआ? 300 कि 3,000? 300 पक्का ना? तो 300 रुपया वो उसका क्या हुआ? ब्याज। तो उस समय में जो ब्याज के कार्य करते थे उसको हम लोग सूदखोरी के नाम से भी जानते थे, जो अभी भी समझते हैं। सूदखोर होते हैं ना, जो पैसा देते हैं और वो पैसा के बदले क्या लेता है? ब्याज देता है, ठीक है। तो ये प्राचीन भारत की स्थिति था। अगर हम मुगल काल का बात करते हैं तो मुगल काल में 2 प्रकार के दस्तावेज का उल्लेख मिलता है, 2 प्रकार। एक मिलता है दस्तावेज ए इल्दुतलब, दस्तावेज ए इल्दुतलब, जिसको वर्तमान काल में आप कहते हैं डीडी। डीडी मीन्स डिमांड ड्राफ्ट, है ना? डिमांड ड्राफ्ट सुने हैं नाम डिमांड ड्राफ्ट की कि नहीं? कभी किया नहीं। और एक दूसरा था दस्तावेज ए मियादी, मियादी, ठीक है, जिसको कहते हैं एफडी। एफडी का मतलब क्या? फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये मुगल काल के 2 दस्तावेज में इसका उल्लेख होता है, यानी कि जो डिमांड ड्राफ्ट अभी चल रहा है वो मुगल काल से होता हुआ आ रहा है, जो एफडी आप अभी सुनते हैं वो भी मुगल काल से होते हुए आ रहा है। यानी कि मुगल काल में था क्या? दस्तावेज ए मियादी और दस्तावेज ए इल्दुतलब, ये 2 प्रकार का उल्लेख आपको मुगल काल में मिलता है। अब जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपको आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल। चलिए तो हम लोग बैंक को आगे लेके चलते हैं, बैंक को आगे लेके चलते हैं, और अब आज समझने वाले हैं कि एसबीआई कैसे बना, बैंक ऑफ इंडिया कब आया, बस समझ रहे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, पंजाब नेशनल बैंक कब आया, ये सब को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले अगर हम तुमसे पूछें कि हिंदुस्तान में 1320 ईस्वी में, 1320 से 1414 में कौन सा वंश था? तुगलक वंश। जरा सोचो कि हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान, ठीक है, ये हिंदुस्तान का एक नक्शा हम बना रहे हैं आपको। अब इस हिंदुस्तान पे यहाँ पे आपका क्या है? दिल्ली, बात समझ रहे हैं? दिल्ली है,
अब इस दिल्ली पे 1320 से लेकर 1414 तक एक वंश है जिसका नाम है क्या? तुगलक वंश। ये शासन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये उस समय शासन कर रहा है। आपको पता है कि विश्व में सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो विश्व में सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला बैंक, भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे पहला बैंक अगर हम बात करते हैं तो वो बैंक है आपका कौन सा? मेडिसी बैंक। कौन सा? मेडिसी बैंक। अब ये बैंक जो है ना, सोचो भाई, 1397 में, अब जरा गौर करो कि उस समय में हम लोग तुगलक वंश में तुगलक कर रहे हैं नहीं। और यहाँ पे ये देश कौन सा? इटली। ये कौन सा देश है? इटली। इटली में कौन सा बैंक खुल गया है? मेडिसी बैंक। अब जरा कल्पना करो कि कितना आगे है। हम लोग यहाँ तुगलक और वहां बैंक खुल गया 1397 में, समझ रहे हो? अब 1397 बैंक वहां खुल चुका है, उसका नाम है मेडिसी बैंक। और आपको जान के हैरानी होगी कि यह बैंक अभी भी अस्तित्व में है, मतलब अभी भी वो बैंक कार्य कर रहा है इटली में। और जान के और आश्चर्य होगा कि अभी भी टॉप 10, इटली का टॉप 10 जो बैंक है उसमें यह बैंक चौथे नंबर पे है। 4th पोजीशन ये नंबर रखता है कौन? मेडिसी बैंक इटली। यानी कि विश्व का सबसे पहला बैंक कोई है तो वो है मेडिसी बैंक 1397। अब इनका ये जो बैंक खोले थे वो भी उनका टाइटल मेडिसी ही था, लेकिन पूरा नाम बात करें तो जियोवन्नी मेडिसी। समझ रहे बात को? ये एकदम शॉकिंग वाला बात है ना कि पहला बैंक 1397 मेडिसी बैंक इटली में, और हम लोग यहाँ पे तुगलक चल रहा है। समझ रहे हैं? अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तुगलक वंश खत्म, दिल्ली सल्तनत खत्म, मुगल वंश आया, मुगल वंश गया, फिर यूरोपियों का शासन आया, है ना। हमारे देश में यूरोपीय लोग आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली लोग आया, सब आया यहाँ पे शासन करना स्टार्ट किया। उसी दरमियान सन 1770 ईस्वी में 1770 ईस्वी में एक बैंक खोला गया यूरोपियों द्वारा। और याद रखना, उस बैंक में भारत का कोई भी पैसा नहीं लगा था। जो भी पैसा लगा था, जो भी पूंजी लगा था, वो विदेशी पूंजी लगा हुआ था। ठीक है, यहां स्पष्ट हो जाना कि विदेशी पूंजी से एक बैंक 1770 में स्टार्ट किया गया और उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये खोलने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अलेक्जेंडर एंड कंपनी का। तो उस समय में आप याद रखिए, उस समय एजेंसी चलाती थी बैंक को, कोई कंपनी हुआ बैंक खोल दिया। धीरे धीरे ना जागरूक हो रहा है, हमारा बैंक खोल सकते हैं? नहीं, कंडीशन है इतना 500 करोड़ जमा कीजिए पहले। 500 करोड़ ना हुई ना बैंक खुली, है कि नहीं। तो 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा एक बैंक की स्थापना की गई हिंदुस्तान में, जिसको कहते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब देखिए बैंक का चलन शुरू हो गया, है ना। मान लीजिए कोई खोला एक, हम लोग एकदम सरल भाषा में समझेंगे, इसको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएंगे। नोट्स मिल जाएगा, आप नोट्स आप देख लीजिएगा। सरल, जितना सरल भाषा में समझेंगे उतना आपको समझने में मजा आएगा। पहला सरल भाषा में देखें क्या कि एक बैंक, पूरे विश्व का सबसे पहला बैंक मेडिसी बैंक कब खुला? 1397 में खुला। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर बाबू के द्वारा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। उसमें कोई भारतीय पूंजी नहीं लगा हुआ था। अब भारतीय लोग भी नहीं थे, याद रखना, भारतीय लोग भी उसमें शामिल नहीं थे, वर्कर काम करने वाले भारतीय भी नहीं थे उसमें। ठीक है, अब अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा 1770 में खोला गया। अब बैंक का चलन शुरू हुआ।
धीरे धीरे और बैंक खोलना स्टार्ट हो गया। अब देखो दुर्भाग्य, देखो यह बैंक जो 1770 में खुला गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये 1830 आते आते ये बैंक दम तोड़ दिया और यह बैंक जो है पूर्णतः बंद हो गई। लेकिन 1870 से लेकर 1830 में भी तो कुछ टाइम पीरियड है ना। तो उस टाइम पीरियड में कुछ बैंक खोला गया हिंदुस्तान में। अब वो कहां खोला गया तो ध्यान दीजिए। अब ज्यादातर जो अंग्रेज थे वो कहां थे? कलकत्ता। ज्यादातर अंग्रेज कहां थे? गुजरात। कलकत्ता में तो था ही, था ना। उसके बाद गुजरात के बाद अगर बात करें कहां? चेन्नई, मद्रास। तो 1770 में एक बैंक खुला हिंदुस्तान में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1830 जाते जाते बैंक दम तोड़ दिया, बंद हो गया। लेकिन 1770 से लेकर 1830 तक कुछ तो टाइम पीरियड है। अब उस टाइम पीरियड में कुछ तो बैंक खुले होंगे। अब भाई जरूरत है, अब मान लीजिए एक बैंक खुला, उससे लोगों को लगा होगा कि नहीं भाई पैसा आप सेविंग कीजिए, अंग्रेज लोग को पैसा वैल्यू पैसा ना, तो चलिए पैसा सेव करते हैं। तो उस दरमियान कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में बैंक खोला गया। वो कौन कौन से ईस्वी में? तो सबसे पहले कलकत्ता की अगर हम बात करें तो 1806 में। 1806 में कलकत्ता में एक बैंक खोला गया, बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कैनरा नहीं, कनाडा, बैंक ऑफ कनाडा नहीं, बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में खोला गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे तो बैंक ऑफ मुंबई 1840 में, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई। और यहां पे आ जाइए 1843 में खोला गया बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। यानी ये अपने अपने जहां पे इसका प्रेसिडेंसी था ना अंग्रेजों का, अंग्रेज का जहां प्रेसिडेंसी था वहां अपना एक बैंक खोल दिया कि भैया हम लोग पैसा भारत का यहीं पे भारतीय में जमा करें। ठीक। तो 1806 में कौन सा बैंक? बैंक ऑफ कलकत्ता। 1840 में कौन सा बैंक? बैंक ऑफ मुंबई। और 1843 में कौन सा बैंक? बैंक ऑफ मद्रास। 1770 में पहला बैंक हिंदुस्तान का बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वह बैंक 1830 में बंद हो गया। जिस समय में हम लोग हिंदुस्तान में तुगलक कर रहे थे, उस समय में इटली में एक बैंक खुल चुका था 1397 में, मेडिसी बैंक। समझ रहे बात को? तो पहला बैंक, विश्व का पहला बैंक। क्लियर? अब देखिए समय चक्र आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अभी हम इस तीनों को विलय करवाएंगे। विलय मतलब समझते हैं? विलय मतलब मिल जाना। ये मिलेगा आगे, और आगे जब मिलता है ये तीनों तो कौन सा रूप धारण करेगा उसके विषय में ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जब 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता खुला और ये पूर्णतः विदेशी पैसा से, ठीक है, अपना पूंजी नहीं लगा हुआ भारत का, इसमें काम करने वाले भी विदेशी, भारतीय कोई नहीं। नींद आ रहा जी? 1840 में जब बैंक ऑफ मुंबई खोला गया, इसमें पूंजी लगा विदेशी, अपना पैसा नहीं लगा। काम करने वाले भी विदेशी लोग, इसमें भी काम करने वाले भी विदेशी, अपना आदमी कोई नहीं है भाई, पैसा लगा विदेशी। ठीक है। उसके बाद आप एक नाम सुने होंगे इलाहाबाद बैंक का। कितने लोग सुने? इलाहाबाद बैंक। देखिए 1843 में, 1843 के बाद एक बैंक खोला गया, उसे कहते हैं इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक, बात समझ रहे? इलाहाबाद बैंक के बाद जो एक बैंक खोला गया उसे कहते हैं 1881 ईस्वी में अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक।
और सुनो, अवध कमर्शियल बैंक के बारे में एक खासियत जान लो कि अवध कमर्शियल बैंक में जो प्रबंधक थे ना, प्रबंधक, वो भारतीय थे। वो क्या थे? भारतीय प्रबंधक इसमें शामिल थे। तो तुम्हारा यहां पे एक सवाल निकल के आया कि भारत का कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें पहले भारतीय लोग प्रबंधक के रूप में कार्य किए थे? तो वो है अवध कमर्शियल बैंक। 1881 अवध कमर्शियल बैंक 1881। इलाहाबाद बैंक 1865, मद्रास बैंक 1843। आओ क्या करती है? 1840 में मुंबई और 1806 में बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी बैंक ऑफ कलकत्ता, और 1830 में वो बैंक बंद हो गया। कौन बैंक? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में खुला था। अब विश्व का पहला बैंक क्लियर हुआ। अब आइए आगे चलते। देखो अभी हम लोग इसको विलय नहीं किए हैं, अभी ये काम कर रहा है हिंदुस्तान में, अभी ये हिंदुस्तान में काम कर रहा है। इसके काम करते करते कहां कौन कौन बैंक खुला वो देखें, तो उसमें हम लोग देखें इलाहाबाद 1865, 1881 अवध कमर्शियल बैंक, जिसमें प्रबंधक के रूप में पहली बार भारतीय शामिल हुए, लेकिन पूंजी विदेशी है, याद रखना पूंजी विदेशी है। उसके बाद 1894-95 में, कहीं कहीं 1894 रहता है ऑप्शन और कहीं कहीं 1895 रहता है ऑप्शन, ठीक है? तो 1895 भी आप कर सकते हैं। तो वहां पे एक बैंक खोला गया जिसे कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। और आप सुने होंगे कि भारत का पहला बैंक तो इसी का नाम लिया जाता है पंजाब नेशनल बैंक। क्यों लिया जाता है? उसका कारण है कि इसमें पूर्णतः भारतीय द्वारा प्रबंधित होने वाला यह पहला बैंक था। मतलब इसमें कामकाजी लोग जो थे वो सब इसमें शामिल थे। कौन थे? वो भारतीय थे। लेकिन याद रखिएगा, इसमें जो ऑनरशिप था, ऑनरशिप भारतीयों के पास नहीं था, ऑनरशिप भारतीयों के पास नहीं था, लेकिन काम करने वाले जो लोग थे, जो भी थे उसमें, वो कौन थे? भारतीय थे। वो कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। यहां लिखा हुआ है ना, ऑनरशिप भारतीयों के पास नहीं था, अब भारतीय द्वारा प्रबंधित होने वाला ये पहला बैंक। तो 1895 यहां तक क्लियर हुआ। 1895 क्लियर हुआ। 1881 में कौन सा बैंक है? अवध कमर्शियल बैंक, जिसमें भारतीय शामिल तो थे लेकिन वह प्रबंधक के रूप में केवल शामिल हुए थे। 1881 के पहले 1865 इलाहाबाद बैंक। 1843 मद्रास बैंक, बैंक ऑफ मद्रास। 1840 बैंक ऑफ मुंबई। 1806 बैंक ऑफ कलकत्ता और 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक यूरोपियों के द्वारा। क्लियर है यहाँ पे? उसके बाद आगे चलते हैं। अब आइए, अभी भी हम लोग इस तीनों को विलय नहीं किए। याद रखना, विलय मतलब मिलाना, नहीं मिला। ये मिलेगा सन 1921 में, 1921 में, हाँ 1921 में ये मिलने वाला, ठीक है? तो 21 से पहले देखो क्या क्या होता है। तो 1906 में एक बैंक की स्थापना की जाती है जिसे कहा जाता है बैंक ऑफ इंडिया। नाम सुने बैंक ऑफ इंडिया? अच्छा, इतना देर में बताओ, बैंक ऑफ इंडिया को नाम सुने? पहला बैंक ऐसा है क्या? इलाहाबाद तो सुने होंगे, पंजाब नेशनल बैंक तो सुने होंगे, ये सुने हैं? अवध कमर्शियल बैंक सुने हैं? ये नहीं सुने होंगे। ये सुने थे बैंक ऑफ हिंदुस्तान? नहीं। और ये तो सुने ही नहीं होगे मेडिसिन बैंक, ये तो पूरा नहीं सुने होंगे। चलिए आगे। तो 1906 में बैंक की स्थापना की जाती है, बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1908 ईस्वी में एक बैंक की स्थापना की जाती है, इसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये नाम सुने? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। और 1911 में एक बैंक की स्थापना की जाती है, उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब सुनो,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बता देते हैं। आप जो पीछे देख रहे थे कि पंजाब नेशनल बैंक जिसमें पूरा भारतीय शामिल थे, उसमें नींद आ रहा है? चोर कहीं के, नहीं समझ में आ रहा है? ठंडा लग रहा है? आप जो पढ़ें कि पंजाब नेशनल बैंक जिसका स्थापना 1894-95 में हुआ, उसमें पूर्णतः भारतीय लोग काम कर रहे थे, लेकिन ओनरशिप भारतीय के पास नहीं था। ठीक, उससे पहले आप देखें कि अवध बैंक कमर्शियल बैंक था 1881 में। वो 1881 में वहां पे प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा था ना भारतीय। ठीक, अब सुनो, अब ध्यान समझना। 1911 में एक बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इसके बारे में बता दीजिए, भारत का पहला स्वामित्व भारतीय, इसका जो स्वामित्व था ये किसके पास था? भारतीय के पास था, यानी कि ऑनरशिप जो था ये किसके पास था? भारतीय के पास था। और उनका नाम जान के आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, जिसका नाम था क्या? उनका नाम था क्या? नहीं नहीं नहीं, पोच खांडवाला। पोच खानवाला, पोच खानवाला। ठीक है, हंसिए नहीं, हंसिए नहीं, हंसिए नहीं, हंसिए नहीं भाई, समझ गए। और इस बैंक का जो पहला चेयरमैन थे उसका नाम था फिरोज शाह मेहता। पहला चेयरमैन फिरोज शाह मेहता। और ये हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि नहीं, कि स्वामित्व भारतीय के पास था, इसका नाम था क्या? पोच खांडवाला। ठीक है ना, पोच खाने वाला। उसके बाद 1913 ईस्वी में आता है बैंक ऑफ मैसूर। बैंक ऑफ मैसूर, ठीक है, क्या आता है? बैंक ऑफ मैसूर। तो यहां तक हम लोग एक बार रिपीट कर ले, बोलो भाई। पहला बैंक विश्व का कब हुआ? किसके द्वारा? ठीक, हिंदुस्तान का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का नहीं, मतलब यूरोपीय के द्वारा खोला गया पहला बैंक 1770 में। विदेशी पूंजी लिखा हुआ है ना, ये बैंक 1830 में बंद हो गया। फिर उसके बाद इसको खोला किसने? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। और उसके बाद अपने 3 प्रेसिडेंसी में इसने बैंक खुलवाया ना यूरोपीय लोग। कहां कहां? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। मुंबई में कब? सॉरी, कलकत्ता में कब? मुंबई में कब? और मद्रास में कब? ठीक, ये बाद में चल के ये तीनों बैंक, याद रखना, तीनों बैंक जो है 1921 में जो है ये मर्ज करने वाले हैं। ठीक, अब हम लोग उसके बाद देखें कि 1865, 1881, 1894, 1906, 1908, 1911, 1913। 1913 में बैंक ऑफ मैसूर आया, जहां पे आपको पता होना चाहिए कि भैया ये बैंक स्थापित किया गया भारत में। अब बैंक तो ये पहले से थे ही, अब इस तीनों बैंकों को क्या कर दिया गया कि आपस में विलय कर दिया गया, मिला दिया गया 1921 में। 1921 में ये तीनों बैंक को मिला दिया गया और उसके बाद एक बैंक स्थापित की गई। तीनों को मिला के एक बैंक स्थापित की गई जिसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है जिसको बाद में चल के हमारे भारत सरकार जो है इसका राष्ट्रीयकरण करते हैं। और उसके बाद 1 जुलाई 1955 को यह अस्तित्व में आया, किस नाम से? SBI के नाम से, याद रखना, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना अगर कहें वह 1 जुलाई 1955 में हुई थी, लेकिन इससे पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इससे पहले ये 3 प्रेसिडेंसी में कार्य कर रहा था, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। क्लियर हुआ? तो यहां तक हम लोग समझ में आया, मैसूर तक। उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो 1921 हो गया। 1921 के बाद हम लोग आएंगे 1930 में। अब 1930 में क्या हुआ कि बैंक में सब धड़ल्ले बैंक खोलना शुरू कर दिया, समझ रहा? बैंक खोलना सब शुरू कर दिया 1930 में। अब 1930 में जब बढ़ने लगे बैंकों की संख्या, तो गवर्नमेंट जो है वो एक नियम लगाने लगा
क्या कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना क्या हो गया, जरूरी हो गया। ठीक, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया गया सन 1930 में। उसके बाद भारत सरकार को ये लगने लगा कि भाई अब हम लोग जो है एक ऐसा बैंक की स्थापना करें जो इस पे नजर रख सके और सब बैंकों पे, ठीक है ना। मान लो हो सकता है कल के डेट में लोग भाग जाए, कुछ कर दे, ये कर दे, तो उसके लिए एक एक्ट लाया 1934, आरबीआई एक्ट 1934, ये VBI है, याद रखना, ठीक है। आरबीआई लाया, आरबीआई एक्ट 1934, और 1934 के बाद 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, आरबीआई कार्य करना शुरू कर दिया, समझ रहे बात को। आरबीआई कार्य करना शुरू किया तो उस समय तक भारत सरकार इसको अपने अंडर नहीं लिया था, अपने अंडर नहीं लिया था। वो लिया कब, 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने इसको क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, अपने अंडर ले लिया, अधिग्रहण कर लिया 1 जुलाई 1949 को। और उसके बाद कहा जाता है कि 1949 को बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया और आरबीआई को पूरा पावर दे दिया गया कि पूरा बैंक जितना भी भारत में चल रहा है सबका माई बाप कौन है, आप। माई बाप कौन, आप मतलब आरबीआई। आरबीआई के पास इतना पावर है बैंक सेक्टर में कि अगर वो चाहेगा तो किसी बैंक को कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हैं। तो 1 जुलाई बैंकिंग अधिनियम पारित कब हुआ, 1949 में, और आरबीआई को पूरा पावर दे दिया गया कि आप चलाइए, देखिए, सबको देख रेख कीजिए। अब उसी क्रम में बैंक बहुत सारा खुला हुआ था ना हिंदुस्तान में, तो जो अच्छा बैंक था, जो अच्छा काम कर रहा था, लोगों के नजर में अच्छा बैंक साबित हो रहा था, सरकार क्या किया कि उसको अपने अंडर ले लिया, यानी कि सरकार उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। कितना बैंक, 14 बैंक। 1969 में 14 बैंक, ये भी लाइन याद रखना, 1969 में 14 बैंक को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसका न्यूनतम संपत्ति 50 करोड़ थी, न्यूनतम 50 करोड़ उस बैंक की संपत्ति होना चाहिए, ठीक है। तो 1969 में कितना बैंक, 14 बैंक, याद रखना इस लाइन को। 1969 में 14 बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। आरबीआई को अधिग्रहण कब किया गया, 1934 में आरबीआई को अधिग्रहण कर दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि 1949 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ, बैंक अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम, जिससे आरबीआई को शक्ति प्रदान की गई कि भैया आप जो है और सब बैंकों पे नजर रखिए। उसके बाद 1975 में एक बैंक खोला गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब ये क्यों आवश्यकता पड़ी, अरे पहले बैंक कहां था, बड़े बड़े शहरों में, लोग, गांव के लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। कनेक्ट करने के लिए जो है सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको आरआरबी कहते हैं, रूरल रिजर्व बैंक, खोली सब 1975 में। उसके बाद ये भी लाइन आप याद रखिएगा, 1980 को 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि टोटल बैंक कितना हो गया, 20, 14 और 6 20, 6 बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब, 1975 में, 75 में। क्लियर हुआ। तो यहां तक हम लोग आज देखे हैं, इसको हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा लगा आप लोगों को, समझने में मजा आया, हाँ। कल हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।